जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं असर्शन एंड रीज़न अप्रोच। किस तरीके से असर्शन रीज़न क्वेश्चंस को, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को आप सही कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल पैटर्न होता है, असर्शन और रीज़न को मैच करना। अगर आपने वो कर लिया, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। ये सेकंड्स में करने वाले क्वेश्चन है। आपने देखा होगा यूपीएससी ने इनको पूछना बंद कर दिया था बीच में, बट ये वापस से आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आज से 10-15 साल पहले तक आया करते थे बहुत, बट इसको बंद करने की वजह जो मेरे को लगती है, आई थिंक वो यही थी कि इनमें एक बार अप्रोच से डेवलप हो जाती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। बट ये क्वेश्चन के पैटर्न वापस आ गए हैं, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत टाइम से जो मैंने वीडियो नहीं बताया, तो उसका रीज़न ये था कि बाकी सारे एग्जाम्स यूपीएससी के अलावा भी थे, कुछ के इंटरव्यूज़ थे, आरबीआई वगैरह था, सो उसमें मैं बिजी था। उसको लेकर के भी मैं डिस्कस करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। बट आज हम स्टिक करते हैं क्योंकि हमारा प्रीलिम्स पास है, तो इस अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अभी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखो, इस तरह के जो असर्शन और रीज़न क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कुछ चीज़ों को समझना है हमें। याद रखना, जो स्टेटमेंट 1 होता है ये असर्शन होता है, और जो स्टेटमेंट 2 होता है वो रीज़न होता है। अब बस हमें यहाँ चेक ये करना होता है कि रीज़न सही है या गलत है, असर्शन सही है गलत है, और क्या जो रीज़न है वो मैच कर रहा है असर्शन को या नहीं कर रहा है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस टाइप के पैटर्न में कि आपको ये पता होता है दोनों स्टेटमेंट्स तो गलत नहीं है, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो कंफर्म सही है, या दोनों सही हैं, दोनों रीज़न भी है या रीज़न नहीं है। बस हमें यही देखना है। तो अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में रूल पहला जो आपको सीखना है वो ये है, हमेशा असर्शन को चेक करो, असर्शन सही है या नहीं है। अगर असर्शन गलत है तो आपका ऑप्शन ए बी सी सब खत्म, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है डी। अगर असर्शन सही है तो अलग बात है, लेकिन अगर असर्शन गलत हुआ तो आपके सीधे 3 ऑप्शन कटते हैं। ये पहला ही रूल है और इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है डी। तो चलो, जैसे इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, तो इसमें बोलता है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ पे सन से रेडिएशन आती है, अर्थ में आती है और वो ज़मीन में ग्राउंड पे टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, और वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें फंस जाता है और हीटिंग होती है। बेसिक कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, जो आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि जो इनकमिंग रेडिएशन है उससे ज़्यादा हीटिंग होती है, ना कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो एक कंपैरिजन आया। अब जब कंपैरिजन आ रहा है ना, तो एक डाउट आ रहा है कि कंपैरिजन सही है या गलत है। ठीक, दूसरा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग वेव रेडिएशन कब बनती है? जो सन से रेडिएशन आती है, हमने क्या पढ़ा है कि जो रेडिएशन सन से आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, और जो टकरा कर के वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है वो लॉन्ग वेव होती है। तो सीधी सी बात है कि असर्शन बोल रहा है लॉन्ग वेव, और स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि शॉर्ट वेव से ज़्यादा होती है। तो रीज़न मैच ही नहीं कर रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। और जैसे ही स्टेटमेंट 1 गलत हुई, ऑप्शन हमारा आ जाता है डी। और कुछ हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं जाना, कॉमन सेंस लगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व हुआ था। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से किया था, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस भी बहुतों के देखे होंगे, वो खुद भी किया होगा, तो आपने पाया होगा जब भी कंपैरिजन आता है स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, और अच्छे से ये रूल आगे आएगा समझ में। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेध पाइपलाइन। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था? सुमेध पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। इसको थोड़ा मैप से समझते हैं। हमें नहीं पता कि सुमेध पाइपलाइन कहाँ है और कहाँ से जाती है, हमें कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम समझते हैं। तो देखिए, पर्शियन गल्फ हमारा ये है, यहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस जाता है, ये बिल्कुल सही है। कहाँ जाता है? यूरोप। बिल्कुल जा सकता है। देखो, पर्शियन गल्फ से इंडिया में आता है ऑयल, अंदर इंटीरियर कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया में भी जाता है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में भी जाता है, तो यूरोप में भी जाता होगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट, और इसको मैंने जनरल स्टेटमेंट ही एज्यूम किया था। तो जब आपने असर्शन को एज्यूम कर लिया कि वो जनरल स्टेटमेंट तो सही है, तो स्टेटमेंट 1 आपका सही हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही हो गया तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब आपको ए, बी और सी में चेक करना है। तो देखो, यहाँ मेरा लॉजिक सिंपल सा था। इसमें क्या बोल रहा है कि सुमेध पाइपलाइन है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। अब अगर ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रही है, हो सकता है ना कर रही हो, पर्शियन गल्फ से हो सकता है ना, सीरिया से होकर के भी इधर से, देखो मैप में,
इधर से जा रहा हो यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर के पास से होकर सीरिया से जॉर्डन से होकर जा सकता है। ज़रूरी है क्या कि रेड सी से ही जाए? बट यहाँ एक कैच आता है। वो कैच क्या आता है? सीरिया हमेशा कन्फ्लिक्ट में होता है, इराक कन्फ्लिक्ट जोन होता है, जॉर्डन कन्फ्लिक्ट जोन होता है। तो ऐसी जगह से मेरा सिंपल आईआर का लॉजिक था कि एक पाइपलाइन का जाना थोड़ा डाउटफुल है। बट मेडिटेरियन और पाइपलाइंस जो है वो पानी के थ्रू इजीली जा सकती हैं बना करके। तो रेड सी से मेडिटेरियन सी को हो सकता है कनेक्ट करके डायरेक्टली ग्रीस या इटली से होते हुए ये पाइपलाइन यूरोप में जाती हो। जैसे हमने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में भी पढ़ा था, वो भी करंट में था एग्जाम से पहले। सो इस तरीके से लॉजिक लगाया कि स्टेटमेंट 1 सही है, अजम्पशन। उसका जो रीज़न है कनेक्ट करता होगा, सही ही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ से जाने में ज़्यादा रिस्क है और पानी से रेड सी से मेडिटेरियन सी जाने में चांसेस रिस्क के कम हो जाते हैं, क्योंकि सुएज कैनाल भी जाता है, यहाँ से ट्रेड ही हो रहा है वर्ल्ड का, तो पाइपलाइन भी जा सकती है। सो इस तरह के कॉमन सेंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और इसका आंसर ए ही है। और एग्जाम की जब ऑफिशियल की आएगी उसमें भी आंसर ए ही आएगा। और आप फैक्ट चेक करोगे तो रेड सी को मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट तो और सिंपल है। क्या कहता है? अजम्पशन है कि इंस्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी क्राइसिस है साहेल रीजन में। देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साहेल रीजन कहाँ है। अगर आपको ये नहीं है पता तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? आप मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है साहेल रीजन कहाँ है, कुछ नहीं जानते, होगा कोई रीजन। तो एक स्टेटमेंट है कि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी सिचुएशन है। ठीक, हमें पता है दोनों गलत नहीं हो सकती, एक गलत होगी एक सही होगी या दोनों सही होंगी। तो अब बोलता है कि इंस्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी क्राइसिस है साहेल रीजन में। हमने मान लिया, चलो ठीक है, असर्शन जो है वो जनरल स्टेटमेंट लग रही है, होगा भाई साहेल रीजन में कोई प्रॉब्लम होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट होता है रीजन। रीजन क्या दिया है कि मिलिट्री टेक ओवर और कू हो रहा है, इस वजह से साहिल रीजन में रिसेंट पास्ट में इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्राइसिस आया है। तो जो रीज़न है वो ऑब्वियस है, पाकिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री है। म्यांमार में इंस्टेबिलिटी थी क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर हुआ। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर भी कू होगा या आर्मी कंट्रोल लेगी तो उस रीजन में इंस्टेबिलिटी होगी। तो रीज़न असर्शन को मैच कर रहा है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में साहिल रीजन की बात की है। साहिल रीजन में कू हो रहा है, एक स्टेटमेंट है, दूसरा इंस्टेबिलिटी है। अब आप गलत कर ही नहीं सकते, साहिल रीजन में ये प्रॉब्लम होगी तभी दोनों में दिया है। अगर साहिल में ये प्रॉब्लम ही नहीं है तो कू भी गलत होगा, इंस्टेबिलिटी भी गलत होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें नहीं पता कि साहिल सही है गलत है या वहाँ पर सिचुएशन क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स में साहिल में एक प्रॉब्लम बताई गई है। पहले में इंस्टेबिलिटी एक असर्शन है और दूसरी स्टेटमेंट उसका रीज़न दे रही है। तो सिंपली यहाँ तो लॉजिक लगा करके सॉल्व हो गया। जहाँ भी आपको जैसे साहिल रीजन नाम है वो दोनों में दिख रहा है तो मान के चलो दोनों सही होंगे। जैसे सुमेध पाइपलाइन है, दोनों पे वर्ड आ रहा है मतलब दोनों सही होंगे। अगर स्टेटमेंट 1 और 2 में दोनों में उसका नाम आ रहा है तो देयर इज अ चांस कि दोनों स्टेटमेंट 100% सही होंगे। और ये आप 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी जाकर आज प्रैक्टिस करना, सारे इस पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली हर क्वेश्चन पे लॉजिक अप्लाई होगा। और अगर आपको ऐसा लगे कहीं पे नहीं अप्लाई हो रहा है तो आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, कमेंट पे क्वेश्चन एंड सेट मेंशन करो, आई विल मेक अ वीडियो अगेन। बट कहीं ये गलत नहीं होगा लॉजिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। हमें नहीं पता ये सही है या गलत। असर्शन है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक एक्ट बनाया है। दूसरी स्टेटमेंट उसका रीजन दिया है। अब बोलता है कि यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी एक्चुअली। सो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या है बात। स्टेटमेंट 2 पे जाओ, कॉमन लॉजिक लगाओ। 2040 जब भी इस तरह के फैक्ट और फिगर्स आते हैं हमें पता है वो डाउटफुल होते हैं। ठीक, एक आया 2040, बट यूपीएससी अब थोड़ा चेंजेस भी कर रहा है, कई बार ये ऐसा सही नहीं भी होता है। बट चलो हम मान लेते हैं 2040 सही है, होगा। फिर अगला स्टेटमेंट आ रहा है ऑल क्लीन टेक्नोलॉजीज। यूरोपियन यूनियन, जो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं ना, जब लिखा है इंटेंड्स टू अचीव, क्लेम, इंटेंड, जब भी इस तरह का आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन में कुछ भी लिखा दिख रहा है, कोई चीज़ क्लेम की जा रही है, कोई चीज़ इंटेंड की जा रही है, तो ये ना थोड़ा सा मेड अप स्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव जल्दी कर लेगा यूरोप 2040 तक, डाउटफुल। उसके बाद चलो इसको हमने सही मान भी लिया तो दूसरा लिखा ऑल
ऑल और 2014 दो दो डाउटफुल स्टेटमेंट दिए हैं। तो जब 2-3 ऐसे स्टेटमेंट बढ़ जाए ना फैक्चुअल टर्म्स, तो समझ लो वो स्टेटमेंट कंफर्म गलत है। और जैसे ही हमारा रीज़न स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, हमें आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब स्टेटमेंट 2 ही गलत है तो आंसर डायरेक्ट आ गया सी। जैसे असर्शन अगर डायरेक्ट गलत है तो डी आ गया, कुछ नहीं देखना। वैसे ही अगर रीज़न स्टेटमेंट ही पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट है तो क्या होगा, सी आ जाएगा। कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये एक और नया पैटर्न था। इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 दिया था। अब इसमें भी समझना, जो स्टेटमेंट 1 है वो असर्शन है, स्टेटमेंट 2 है रीजन 1, स्टेटमेंट 3 है रीजन 2। तो 2 रीजन एक स्टेटमेंट। कल को यूपीएससी हो सकता है 4 रीजन और एक अजम्पशन पूछ ले, असर्शन पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछता है, स्टेटमेंट 1 कहता है असर्शन कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेदरिंग के लिए रेनफॉल रिस्पॉन्सिबल है, एक रीज़न है। सीधी सी बात है, सही बात है, ये वेदरिंग होती है, बेसिक ज्योग्राफी में सबने पढ़ा है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि रेन वाटर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज ए सॉल्यूशन। हमने केमिकल वेदरिंग पढ़ी है, केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से वेदरिंग हो रही है रॉक्स पे। तो जो दूसरा रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस। तो स्टेटमेंट 2 इज अ रीज़न फॉर स्टेटमेंट 1। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, रेन वाटर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। जैसे रस्टिंग होती है आयरन की, तो वो कैसे होती है, ऑक्सीजन की वजह से। तो स्टेटमेंट 3 में हमें कुछ नहीं जानना, बस हमें वर्ड दिखा ऑक्सीजन, ठीक। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि रेनफॉल रीज़न है वेदरिंग का, रेनफॉल केमिकल वेदरिंग करता है, ठीक। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही रीज़न है। दूसरा रीज़न है ऑक्सीजन, स्टेटमेंट 3, वो भी सही है। मतलब रीज़न 1 और रीज़न 2 बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल वेदरिंग, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ए। बोथ स्टेटमेंट 2, 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। गॉट इट। सो इस तरीके से हमें बस वर्ड्स को पकड़ना और उनको मैच करना है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन एनवायरनमेंट का देखते हैं। एक असर्शन दिया है कि च्युइंगम्स जो हम मार्केट में फाउंड करते हैं उनसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, मतलब उनके अंदर कोई एनवायरनमेंट का पॉल्यूटेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में हमने रीज़न पढ़ा, प्लास्टिक होता है च्युइंगम्स में, मैनी, ऑल नहीं बोला, ऑल बोला तो गलत हो सकता था, इसमें बोला कई ऐसे च्युइंगम्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक होता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। प्लास्टिक क्या है, एक एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट है। और स्टेटमेंट 1 में असर्शन क्या है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है च्युइंगम से। स्टेटमेंट 2 में दिया है कि च्युइंगम में प्लास्टिक है, दोनों मैच हो गए। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन वर्ड मैच होता है प्लास्टिक से, बस लिंक कर दो, आंसर आ गया ए। वेरी सिंपल, गेटिंग इट। सो इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब जैसे साइंस में भी हम इस तरीके से सिंपल एक लॉजिक लगा कर देखते हैं। अब देखो साइंस में देखो स्टेटमेंट दिया है कि जाइंट स्टार्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं ड्वार्फ स्टार से। जाइंट स्टार मतलब बड़े स्टार और ड्वार्फ स्टार मतलब छोटे स्टार। ऐसे भी समझ लो, जैसे प्लूटो है, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड अर्थ इज अ नॉर्मल प्लैनेट, जुपिटर इज अ जाइंट प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट अ जाइंट प्लैनेट हम कहते हैं ना, तो बड़ा है साइज में जुपिटर। वहीं बहुत छोटा सा कोई प्लैनेट है तो उसको हम डॉफ प्लैनेट कहते हैं, जो कंप्लीटली प्लैनेट भी नहीं है। तो बस यही बात है। स्टेटमेंट 1 का असर्शन कह रहा है जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉफ स्टार्स। अब जैसे ही मैंने एग्जाम में देखा लॉन्गर आया तो मैंने क्या बोला, कंपैरिजन जब आता है लॉन्ग या शॉर्ट, या जब इससे पहले क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का सबसे पहले, उस पर मैंने यही चीज़ बताई थी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन हो सकता है गलत टर्म यूज़ की हो यूपीएससी ने, यहाँ भी वही हुआ है। लॉन्गर यूज़ क्या हो सकता है, शॉर्टर हो, तो इट्स अ डाउटफुल स्टेटमेंट। ठीक है, ये डाउटफुल स्टेटमेंट है तो हो सकता है मैं ए बी सी को कट कर दूँ, ठीक है, और आंसर ले लूँ डी। बट हमने स्टेटमेंट 2 पढ़ा भी नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। 90% हमारा क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो चुका है कि ए बी और सी गलत होने चाहिए क्योंकि लॉन्गर है, तो जनरली ये गलत होता है। बट हम स्टेटमेंट 2 को पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पर समझना, कोई चीज़ बड़ी है और कोई चीज़ छोटी है तो ज़्यादा वर्क किस पे हो रहा होगा, बड़ी चीज़ पे छोटी। एक छोटा ट्रैक्टर फार्म को ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर देगा अपना काम या बड़ा ट्रैक्टर, ऑब्वियसली बड़ी मशीन बड़ा ट्रैक्टर जल्दी काम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जाइंट स्टार जो है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो ज़्यादा ग्रेटर रेट पर होगा। छोटे में साइज कम है तो छोटा रिएक्शन होगा, बड़े में बड़ा रिएक्शन होगा। बड़े न्यूक्लियर प्लांट में ज़्यादा एनर्जी बनती है, छोटे न्यूक्लियर प्लांट में कम एनर्जी बनती है। विद दैट लॉजिक स्टेटमेंट 2 इज कंप्लीटली करेक्ट। बट अब पॉइंट यहाँ समझना, जो स्टेटमेंट 1 में बोला है कि जाइंट स्टार
बहुत लंबे समय तक जीते हैं, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है स्टेटमेंट 2 से। स्टेटमेंट 2 तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहा है, गेटिंग इट। तो अब कोई स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, जल्दी की जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहा है। तो सीधी सी बात है ना, वो लॉन्गर कैसे लिव कर सकता है। तो बाय दैट लॉजिक ऑल्सो हमारा ऑप्शन आ जाता है डी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें सही बात बोल रहा है कि जाइंट स्टार होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो यार रीज़न सही है, रीज़न में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रीज़न सही स्टेटमेंट है, लेकिन वो एक रीज़न नहीं है जो स्टेटमेंट 1 को प्रूव कर सके। तो सीधी सी बात है, अगर स्टेटमेंट 2 सही है एंड इफ इट इज़ नॉट प्रूविंग इट, दैट मीन्स आंसर होगा हमारा डी, लॉन्गर की जगह वो शॉर्टर होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, नहीं आया समझ में तो आज खुद से 2023 और 24 के पेपर्स को लो, बैठो और उस पर ये अप्लाई करना चाहो, वीडियो को 2-3 बार देखो, सो यू विल अंडरस्टैंड। मैंने जैसा कहा, ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चंस लगते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें जो हम मेंस के लिए पढ़ाई करते हैं यूपीएससी में, उसी तरह की पढ़ाई और उसी तरह के लॉजिक्स को हमको यहाँ अप्लाई करके ना अपने आंसर लाने होते हैं। सो फॉर दैट रीज़न ये मेरे को सबसे ईजी कैटेगरी लगती है सॉल्व करने के, और मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस इस पर सही हुए थे। 2023 में भी सही हुए थे सारे क्वेश्चंस, एक आध दो कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को छोड़कर हर जगह मैंने इसी तरीके से बस कॉमन सेंस लगाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हो तो अच्छा है, और विश यू वेल फॉर योर एग्जाम्स नेक्स्ट प्रीलिम्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।